जो होम मेकर्स होती हैं ना, उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा घर हमेशा व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन रहे और हम रात दिन एक कर देते हैं यही सब चीज़ करने में। और स्पेशली जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो हमारा पूरा दिन इसी सब चीज़ करने में बहुत ही मतलब टाइम चला जाता है और करना भी पसंद होता है। हमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन और सुकून मिलता है। मेरे लिए तो ये सब चीज़ें करना एक मेडिटेशन हो जाता है। जब कभी भी मैं डिस्टर्ब रहती हूँ या मेरे दिमाग में कोई चीज़ चलने लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने घर की चीज़ों को साफ-सुथरा करने बैठ जाती हूँ, जिससे कि मेरा पूरा ध्यान मेरे उस काम में लग जाता है और मुझे ये सब करना स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी वजह से मेरा मन किसी और चीज़ में फिर जाता ही नहीं है, कोई चीज़ और सोचने के लिए फिर मेरे पास होती ही नहीं है। अब यहाँ पे सुबह के टाइम नाश्ता-वाश्ता हो जाने के बाद, जैसे कि मेरी आदत है कि नाश्ता और ब्रेकफ़ास्ट के बीच में काफ़ी सारा मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ एक सेक्शन को साफ-सुथरा करूँ। जैसे कि हम को करते तो रहते ही हैं, लेकिन एक करो दूसरा खराब होता है, दूसरा करो तीसरा डिस्टर्ब होता है। तो उसी तरह से मेरे घर में भी होता है और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सालों-साल रखे रहते हैं और उसका कभी यूज़ भी नहीं होता है, उसे हम कभी यूज़ भी नहीं करते हैं, फिर भी पता नहीं क्या उसमें हमारा एक मन लग जाता है कि उसे फेंकने का भी दिल नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ पे ये सारे मेरे बैंगल्स हैं, जो कि मतलब अब देख के मुझे ऐसे लगता है कि इसे तो मैं कभी यूज़ भी नहीं करती हूँ और फालतू का ये सब यहाँ पे पड़ा है, मेरी जगह कवर कर रहा है। तो वही मैंने सोचा आज ये सब मोह माया से छोड़ के इस सब को मैं अलग कर दूँगी जो मुझे यूज़ नहीं होता है। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो दे दूँगी या फिर इसे फेंक दूँगी, तो वही सब चीज़ें यहाँ करने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें, जैसे कि मुझे अपने घर को ऑर्गनाइज़ करना, पूजा-पाठ करना, ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है और भगवान के लिए चीज़ें लेना बहुत पसंद है। लेकिन अपने लिए मैं बहुत कम से कम चीज़ें लेती हूँ क्योंकि कम से कम ही यूज़ भी करती हूँ। बहुत ही कम लेने के बावजूद इतना सारा मेरे पास चीज़ें जमा हो जाती हैं। कभी शादी-ब्याह रहता है या कुछ रहता है, तो उसकी मैचिंग की साड़ी की मैचिंग की चूड़ी-वूड़ी लेना पड़ता है। उस चक्कर में ये थोड़े बहुत जमा हो जाते हैं। तो ये भी देख के मेरा एक मतलब मुझे मेरी साँस फूलती रहती है और ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो भी चूड़ी-वूड़ी, कंगन हुए, ये तो मेरी दीदी मुझे ज़्यादा दे देती ही। जब भी मैं मुंबई जाती हूँ, उनके घर पे जाती हूँ, तो बहुत सारा वो दे देती हैं क्योंकि उनको चूड़ियाँ खरीदना, उसका कलेक्शन बनाना काफ़ी पसंद है। जो भी मार्केट में चूड़ियाँ आती हैं, कंगन आते हैं, कड़े आते हैं, वो लेती रहती हैं और वो लेती हैं तो फिर मेरे लिए भी ले लेती हैं और मुझे देती हैं और मैं भी लेके तो आ जाती हूँ, लेकिन पहनती कभी नहीं हूँ, बस ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो पुराने जो भी बैंगल्स हैं वो सब मैं अब यहाँ पे वो सब मेटल के हैं, काँच के भी नहीं हैं, तो सबको अब निकाल दूँगी और यहाँ पे थोड़ा-सा डिक्लटरिंग कर दूँगी कि मेरी जो भी चीज़ें हैं थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, तो वो सब मैं कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मेरी जो साड़ियों का सेक्शन है, इसे भी मुझे थोड़ा-सा साफ़ करना था क्योंकि यहाँ भी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उसे भी जब मैं कोई भी चीज़ रखने जाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे पहले डस्टिंग कर लूँ क्योंकि चीज़ें तो हम हटाते ही हैं, चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए, तो उसी टाइम पे थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि रेगुलर में तो यहाँ सब ऐसी जगहों पे तो डस्टिंग होती नहीं है, थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी तो आ ही जाती है, भले हमारा अलमारी बंद रहता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा डस्टिंग करके और साड़ियों को अच्छे से सेट कर दूँगी। साड़ियाँ भी यहाँ पे मेरी बड़े अच्छे से अब ये वाले जो मैंने पाउच खरीद लिए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये वाले पाउच जब से मैंने खरीदे हैं, साड़ियों के लिए ऑर्गनाइज़ करने के लिए, तो बड़े अच्छे से मेरी साड़ियाँ इसमें सेट हो गई हैं और मेरी सारी साड़ियाँ मतलब यूज़ भी होती हैं क्योंकि मुझे समझ में आता रहता है कि किस मतलब पैकेट में कौन-सी साड़ी है, तो बड़े विज़िबल है और मुझे लेना भी आसान हो जाता है। साड़ी और ब्लाउज़ को तो मैं जो मैंने साड़ी ऑर्गेनाइज़र लिया है उसमें सेट कर देती हूँ और जो मेरे पेटीकोट होते हैं उसे मैं इस तरह से रोल करके ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ क्योंकि पेटीकोट भी हम हर साड़ी के लिए अलग-अलग लेते नहीं हैं। मिक्स मैच करके ही पहन लेते हैं क्योंकि एक साड़ी में 2-3 साड़ी में एक पेटीकोट हमारा चल जाता है। तो उसी तरह से फिर मैं भी मेरे पास पेटीकोट बहुत ज़्यादा नहीं है और साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उस हिसाब से पेटीकोट बहुत ही ज़्यादा कम है, गिने-चुने ही हैं। तो उसे भी मैं ऑर्गनाइज़ करने के लिए क्या करती हूँ, इस तरह से रोल बना लेती हूँ, मतलब लंबा-सा इस तरह से 4 फ़ोल्ड करके और
और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से रोल कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे जो मेरे पेटीकोट हैं सबको मैंने रोल कर लिया है और रोल करके फिर यहाँ पे मैंने ये पुराना सा कुछ तो पार्सल आया था, उसी के बॉक्स को मैंने इस तरह से उसे मैंने टी-शर्ट से कवर कर दिया है। तो देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि ये मतलब पुराना सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है और उसमें इस तरह से मतलब स्टैंडिंग में पेटीकोट जो मैं हम रोल किया है मैंने, उसे मैं इस तरह से उसमें सेट कर देती हूँ। तो बड़े आराम से मेरे सभी पेटीकोट एक ही जगह पे सेट रहते हैं और इस तरह से विज़िबल रहते हैं, मतलब कलर आपको देखने को समझ में आ जाता है कि कौन से कलर का पेटीकोट आपको पहनना है। तो बड़े आराम से ले भी मैं पाती हूँ और एक लेने जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक लेने गए और 2-4 पेटीकोट डिस्टर्ब हो जाएँ। तो बड़े आराम से अगर इस तरह से हम पेटीकोट को रोल करके रखते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे पेटीकोट मतलब ऑर्गनाइज़ रहते हैं और सेट रहते हैं छोटी-सी ही जगह में। आज मैं आप लोगों के साथ सेंगदाने, मूँगफली और तिल का चिक्की बनाना बताऊँगी। बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये चिक्की जो मैं बनाती हूँ, ये मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मतलब आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जिन्हें मतलब दाँत की प्रॉब्लम रहती है, तो चिक्की खाना उन्हें पसंद होता है, लेकिन चिक्की अक्सर इसलिए नहीं खा पाते हैं कि वो एकदम कड़क होता है और एकदम मतलब हार्ड होता है। तो मैं इस तरह से चिक्की बताऊँगी कि आपके घर में बड़े-बुजुर्ग सब छोटे-बड़े सब आराम से खा सकते हैं। एकदम सॉफ्ट चिक्की बनती है और बहुत ही टेस्टी सी बन जाती है और सर्दियों में तो चिक्की हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैं भी बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा किलो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है और उस आधा किलो गुड़ में मैंने 250 ग्राम सफ़ेद तिल लिया है और 250 ग्राम ही मूँगफली सेंगदाना लिया है और मूँगफली को मैंने भून के रहा ड्राई रोस्ट करके उसे मतलब उसके छिलके निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे तिल जो है वो कच्चा है तो उसे थोड़ा-सा हम भून लेंगे, ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इस तरह से करने पे एक अच्छी-सी खुशबू आने लगती है और चिक्की का टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे हम स्लो फ्लेम पे बड़े आराम से इसे हम भूनेंगे। जब इसमें से ये भुन जाता है तो चटकने लगता है और बहुत अच्छी-सी खुशबू आने लगती है। उस स्टेज पे फिर हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तिल भून जाने के बाद जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम मूँगफली को थोड़ा-सा दरदरा सा मिक्सी में घुमा लेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बड़े ब बच्चे सभी खा सकें, तो उस तरह की हम चिक्की बना रहे हैं। अक्सर चिक्की अक्खे सेंगदाने की भी बनाई जाती है मूँगफली की, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो आप खाएँगे तो देखेंगे आपके मुँह में पूरा वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे मैंने सिर्फ़ 1 सेकंड के लिए पल्स मोड पे बटन को सिर्फ़ ऑन करना है और तुरंत ऑफ कर देना है। तो देखिए इस तरह से दरदरा सा हो जाएगा, ना मतलब बहुत बारीक ना बहुत जाड़ा। इस तरह से हमें मूँगफली को पीस लेना है। उसके बाद जो तिल है, तिल को भी थोड़ा-सा हम उसे भी थोड़ा-सा मतलब पल्स मोड पे ही 1 सेकंड के लिए सिर्फ़ ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे बटन को। उसी तरह से कर लेंगे कि मतलब तिल का थोड़ा-सा आधा-आधा टुकड़ा हो जाए। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हमारी मतलब थोड़ी बारीक सी पिस गई हैं। अब उसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने फिर से गुड़ डाल दिया है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बताया 250 ग्राम मैंने मूँगफली लिया है और 250 ग्राम ही मैंने तिल लिया है और उसके लिए दोनों 250 करके यहाँ पे 500 ग्राम हो गया आधा किलो। आधा किलो यहाँ पे हमने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर लिया है क्योंकि जल्दी से फिर ये मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप अगर इसी सेम क्वांटिटी से आप आपकी चिक्की बनाएँगे तो आप देखना आपकी चिक्की कभी भी टूटेगी नहीं, कड़क नहीं होगी, बहुत अच्छी-सी सेट हो जाएगी और बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करेंगे। इस तरह से गुड़ मेल्ट हो जाने के बाद अब इसे हमें पकाना है। सिर्फ़ चिक्की का मेन प्रोसेस यही है, अगर ये चीज़ आपकी 19-20 हो गई, तो आपकी चिक्की खराब हो सकती है। तो इसे हमें अच्छे से मतलब मीडियम फ्लेम पे इस तरह से चलाते रहना है और चलाते-चलाते आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से झाग बनने लगेगा। और इस तरह से जब झाग बनने लगे तो उसके बाद हमें इस तरह से पानी ले लेना है किसी प्लेट या कटोरी में और उसमें थोड़ा-सा हमें गुड़ का जो ये लिक्विड बना है, इसे इस तरह से डाल के और उसे हमें चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि स्टार्टिंग में वो इस तरह से खींचने पे एकदम रबर जैसा खींचेगा, मतलब वो एकदम कड़क सा जैसा कि उसमें खट से एक आवाज़ नहीं आएगी, क्रिस्टल जैसा नहीं होगा, तब तक मतलब हमारा गुड़ पका नहीं है, कुक नहीं हुआ है। तो उसे फिर से हमें थोड़ी
थोड़ी देर और कुक करना है, उसी तरह से चलाते हुए कुक करना है, उसमें झाग बनता रहेगा। और थोड़े-थोड़े 2-2 मिनट से उसे हमें इस तरह से चेक करते रहना है। जब लास्ट में 8 से 10 मिनट आपको लगेगा मीडियम फ्लेम पे गुड़ को कुक करने में। 8 से 10 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि उसे जब आप पानी में 1-2 ड्रॉप आप गुड़ का पेस्ट डालेंगे तो वो इस तरह से देखिए क्रिस्टल जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। और जब उसे तोड़ेंगे तो एक उसमें से ना क्रिस्पी वाला आवाज़ आएगा। तो इस तरह से करने पे हमारी चिक्की बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अगर उसके पहले के स्टेज पे जब वो रबड़ जैसा बन रहा था तब उसे आप अगर बंद कर देंगे गैस को और सोचेंगे कि आपका गुड़ कुक हो गया है तो आपकी जो चिक्की बनेगी वो बन तो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी, मतलब उसे चबाने में बड़ा ही मेहनत लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें 7 से 8 मिनट 9 मिनट आपको गुड़ को अच्छे से कुक करना है। उसके बाद पानी में डाल के उसे चेक करना है। जब इस तरह से होने लगे वो आप जब पानी में जो भी वो उस इकट्ठा होने के बाद एक हार्ड जैसा गुड़ बन जाएगा, उसे आप प्लेट में जब ऐसे ऊपर से डालेंगे तो देखेंगे खट-खट उसमें आवाज़ आएगी। तो उस स्टेज पे आप समझिए कि आपका गुड़ बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब गुड़ जब तक कुक हो रहा है तो यहाँ पे मैंने जिस पे हम मुझे चिक्की को सेट करना है तो यहाँ पे मैंने ये चॉपर ले लिया है, लकड़ी का मेरा चॉपर है। उस पे थोड़ा-सा घी लगा दे रही हूँ कि अच्छे से चिक्की मतलब निकल सके। वैसे ये चिक्की बहुत ही आसानी से निकल जाती है। आप अगर घी नहीं भी लगाएँगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से चिक्की सेट हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। अब उसके बाद गैस हमें फ्लेम को बंद कर देना है जब गुड़ हमारा अच्छे से कुक हो गया है और उसमें फटाफट जो हमने तिल और मूँगफली को तैयार करके उसे थोड़ा-सा दरदरा सा पीस के रखा है, उसे उसमें डालेंगे और अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स हो जाने के बाद फटाफट उसे हमें जहाँ पे भी चिक्की को सेट करना है, थाली में या प्लेट पे जहाँ पे भी आपको सेट करना है, उस पे वहाँ पे पेस्ट को डाल देंगे और डाल के किसी चम्मच से प्लेन इस तरह के कोई भी चम्मच से आप उसे फैला दें और फैला के थोड़ा-सा बेलन से उसे एक इक्वल कर दें कि सभी जगह पे एक सेम मतलब थिकनेस में वो बन जाए। ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको चिक्की कितनी मोटी या कितनी पतली चाहिए, उसी हिसाब से आप बेलन उस पे घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने बेलन से इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये पिज़्ज़ा कटर ले लिया है, आप चाकू ले लें या पिज़्ज़ा कटर जो भी आपको लेना हो, वो लेके उसमें आप पीसेस कर दें। गरम-गरम ही सेट करने के टाइम ही आप उसमें पीसेस बना लें क्योंकि ठंडा होने के बाद आप पीसेस बनाने जाएँगे, तो वो बनेगा नहीं क्योंकि वो फिर थोड़ा-सा हार्ड जैसा हो जाता है। उसके बाद पीसेस ही बनाते समय आप देखिए बड़े आसानी से चिक्की मतलब निकलते जा रही है, वो बिल्कुल ही जहाँ पे भी उसे हम सेट करेंगे उस पे वो चिपकेगा नहीं क्योंकि जब गुड़ की जो हमने कुकिंग किया है वो सही प्रोसेस से हुआ रहेगा, तो बहुत अच्छे से चिक्की हमारी सेट हो जाती है। और यहाँ पे इसे कट कर लेने के बाद तुरंत ही मैं देखिए निकाल ले रही हूँ, ठंडा करने का भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से देखिए चिक्की बहुत अच्छे से निकल जा रही है, सेट हो गई है, तो बहुत ही टेस्टी सी और बहुत सॉफ्ट सी, नरम सी चिक्की ये वाली रेडी होती है। इसे आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपकी चिक्की कैसी बनी। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।